नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी है बांग्लादेश और भारत से जुड़ी हुई। मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। बात हुई है, क्या बांग्लादेश के रुख में कोई बदलाव आने की उम्मीद है? इस पर देखेंगे रिपोर्ट और क्या मतलब है इस मुलाकात के। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए, क्या ट्रंप प्रशासन के साथ कितने दिन और हैं इलॉन मस्क, क्या उनके जाने की तैयारी हो रही है? और इसके अलावा सोना इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है? सोने के लिए कहां पर हो गया है खून खराबा? साथ ही चलेंगे सीरिया और देखेंगे इंदलीब के लोग क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं। और आखिर में क्या हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट के 3 दिग्गजों का हुआ एआई से सामना। लेकिन सबसे पहले देखिए लीड स्टोरी जो है बांग्लादेश और भारत की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आखिरकार हो गई है। दोनों बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में थे, लेकिन बांग्लादेश की कोशिश थी कि प्रधानमंत्री मोदी से मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो जाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। तब से अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी कड़वाहट बढ़ी है। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हुए और यूनुस सरकार ने भारत विरोधी फैसले लिए और बयान भी दिए। हाल ही में अपने चीन दौरे में यूनुस ने चिकन नेक भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि भारत का चिकन नेक पर चीन का कब्जा होना चाहिए, जिसका भारत ने जोर शोर से विरोध किया। ऐसे में अब इस मुलाकात से क्या संकेत मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो गई। बैंकॉक में चल रही बिम्स्टेक की बैठक में पहुंचे दोनों नेता मिले और कई मुद्दों पर बातचीत की। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहां पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया। और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीजों को आगे इनकी जांच करेगी। भारत ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने वाली बयानबाजी से बचे। भारत का संदेश साफ है और यूनुस को इसे समझने में देर नहीं लगी होगी। बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का मुद्दा भी उठाया गया। जहां तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई, जिनमें अहम था पानी का मुद्दा। गंगा नदी के पानी को लेकर संधि का नवीकरण और तीस्ता के पानी के बंटवारे का मामला भी बांग्लादेश ने उठाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार और भारत के विदेश मंत्री की सितंबर में न्यूयॉर्क में और फिर इस साल फरवरी में ओमान में मुलाकात हुई थी। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से लगातार अनुरोधों के बाद भी यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई। बिम्स्टेक नेताओं के डिनर के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस साथ साथ बैठे
और शुक्रवार को जब दोनों नेता मिले तो मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को एक फोटो भेंट किया। 3 जनवरी 2015 की फोटो में प्रधानमंत्री मोदी यूनुस को गोल्ड मेडल देते दिख रहे हैं। ये फोटो इंडियन साइंस कांग्रेस की है। 8 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बढ़ा है और आरोप लगते रहे हैं कि अंतरिम सरकार के मुखिया के नाते मोहम्मद यूनुस ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाकर मोहम्मद यूनुस से बात की है। अब इस रास्ते पर आगे चलने की बारी यूनुस की है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से वहां पे अल्पसंख्यकों और ख़ासतौर पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस बाबत उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक पैगाम जो है वो मोहम्मद यूनुस को दिया। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियाँ वहाँ पर जगह ले रही हैं उस पर भी लगाम लगाने की बात की और सीमा पर जो आपराधिक गतिविधियाँ जो बढ़ रही हैं उसको भी रोकने की जो मांग है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई। और दूसरी बात ये भी है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध रहे हैं, मजबूत संबंध रहे हैं, बांग्लादेश को बनाने में भारत का हाथ रहा है। इस बाबत जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं उसकी भी याद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को दिलाई और ये भी कहा कि दोनों देश के जो संबंध हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। एक अहम बात ये भी है कि बांग्लादेश में क्योंकि एक इलेक्शन के वादे के साथ सरकार आई थी, अंतरिम सरकार आई थी, अभी तक इलेक्शन का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये बांग्लादेश का आंतरिक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये याद दिलाया कि एक लोकतांत्रिक और मजबूत बांग्लादेश जो है भारत हमेशा से उसका समर्थन करता है और करता रहेगा। बदले में मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो बात की गई उसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण का जो मामला है वो उठाया गया और उस पर जोर डाला गया। साथ में ये भी कहा गया कि जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश विरोधी जो बातें सोशल मीडिया के हवाले से आ रही हैं उसका रियलिटी चेक होना चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए, ये बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से की गई। और साथ ही साथ तीस्ता रिवर समझौते पर बात आगे बढ़ाने की बात और गंगा पानी समझौते के नवीनीकरण की बात जो है वो बांग्लादेश की तरफ से की गई। तो कुल मिलाकर ये जो पहली बैठक रही उसमें भारत की तरफ से बांग्लादेश को साफ ये संदेश दिया गया कि वो आंतरिक जो अपनी स्थिति है उसको ठीक करे और हिंदुओं की सुरक्षा जो है वहाँ पर सुनिश्चित करे। तो हमारे साथ हैं इस पर बातचीत के लिए सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो गई है, बहुत कोशिश की जा रही थी बांग्लादेश की तरफ से। ये मुलाकात के पहले मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से बड़े हॉस्टाइल बयान भी दिए थे नॉर्थ ईस्ट को लेकर ब्रह्मा। तो अब जो ये मुलाकात हुई है क्या बदला है इससे? कुछ भी नहीं बदला है नागमा, क्योंकि भारत की तरफ से जो मैसेजेस डिलीवर हुए हैं पिछले 8 महीनों से उसका कोई असर नहीं पड़ा है यूनुस की सरकार पर। अभी भी यूनुस की सरकार जिहादियों के साथ उनका अलायंस कायम है और रिसेंटली उनकी सरकार ने एक आईएसआई डेलीगेशन को होस्ट किया। आईएसआई चाहता है कि बांग्लादेश अब दोबारा आईएसआई का एक अड्डा बने भारत के खिलाफ, और चीन जाके उनके यूनुस के जो कुछ बयान थे वो भारत के खिलाफ थे। तो लगता नहीं है कि कोई इस मीटिंग से कोई फंडामेंटल चेंज आएगा। ब्रह्मा, फिर इस मीटिंग के लिए बांग्लादेश इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों था? बार बार कोशिश हो रही थी बांग्लादेश की तरफ से भी मुलाकात की और बहुत इस पर चर्चा थी कि मीटिंग होगी या नहीं होगी। तो भारत और बांग्लादेश मिलने को तैयार हुए, बातचीत के लिए तैयार हुए। क्या ये कोई संदेश है? यूनुस लेजिटिमेसी चाहता है भारत की तरफ से, तो इस मीटिंग से उनको लेजिटिमेसी मिली है, क्योंकि अब मोदी सरकार एक्सेप्ट करती है यूनुस को और यूनुस की सरकार को। अब तक कोई इस तरह की हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई थी, तो यूनुस के लिए ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि रिक्वेस्ट भी उनके तरफ से आया लगातार कि मोदी के साथ मीटिंग होनी चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग से जब यूनुस सरकार का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी पॉलिसी भी चेंज नहीं होगी भारत की तरफ, तो इस मीटिंग से क्या निकला भारत के लिए?
क्योंकि जो भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत ने पहले भी कई बारी एक्सप्रेस किए हैं, माइनॉरिटी पर अटैक्स, हिंदुओं पर अटैक्स, और जैसे जब चिन्मय दास का अरेस्ट हुआ था, भारत ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया था। उसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि आज भी चिन्मय दास जेल में हैं। चिन्मय दास हिंदुओं के लीडर बन गए थे, वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब से उनको जेल में डाला यूनुस की सरकार ने, तब से एक भी हिंदू प्रोटेस्ट नहीं हुआ है बांग्लादेश में। तो इसका मतलब है कि जो भारत के जो स्टेटमेंट्स पहले इशू हुए थे, उससे कोई असर नहीं पड़ा, और जो कंसर्न भारत ने एक्सप्रेस किया है, उससे भी मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनफॉर्चुनेटली। तो भारत की तरफ से जो कंसर्न्स हैं वो जाहिर किए गए हैं, बांग्लादेश ने अपने कंसर्न जाहिर किए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के बयानों के बावजूद दोनों की मुलाकात हुई है। पर जैसा आप कह रहे हैं कि एक लेजिटिमेसी चाह रहा था बांग्लादेश, जो उसे मिली है, लेकिन भारत को इससे कुछ ब्रह्मा आप कह रहे हैं कि भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये देखिए, भारत क्या चाहता है बांग्लादेश की तरफ से? ये चाहेगा कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ ना करे, जी, ये आईएसआई को अपॉर्चुनिटी ना दे, जी, या जो जिहादी फोर्सेस हैं बांग्लादेश में उनको इनकरेजमेंट ना दे। और ये अभी शायद मुमकिन नहीं होगा वहाँ पर, जिस तरह की गतिविधियाँ बांग्लादेश में चल रही हैं। बिल्कुल, नामका आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिहादी ग्रुप्स ने यूनुस को सत्ता में लाने जो रोल प्ले किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। जी, अभी भी यूनुस सरकार का जो अलायंस है जिहादी ग्रुप्स के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल जमान ने कुछ हफ्ते पहले कहा कि इस समय बांग्लादेश में एक केओटिक सिचुएशन है, केओटिक सिचुएशन। ये बांग्लादेश आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, और बांग्लादेश आर्मी चीफ का जो रोल था हसीना के आउस्टर में और यूनुस को सत्ता में लाने के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। अब उनका कहना है कि इस समय कियोस है बांग्लादेश में, और उन्होंने काफ़ी चिंता एक्सप्रेस की इसके बारे में। तो समय सिचुएशन, बांग्लादेश का रीजनल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और इसका असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। धन्यवाद आपका। ये मुलाकात काफ़ी अहम है। इस बीच ये दोनों मुलाकात हुई है, जबकि बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब अभी भी बनी हुई है और केओटिक बनी हुई है, और वहाँ पर रेडिकल तत्व जो हैं वो हावी हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर और भी बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का चीन ने ज़बरदस्त जवाब दिया है। चीन ने बदला लेते हुए अमेरिका पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। न सिर्फ अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाया है, बल्कि कुछ चीज़ों के निर्यात पर रोक भी लगा दी है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 10 अप्रैल से अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। 16 अमेरिकी कंपनियों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है कि इन कंपनियों को अब चीन के बाजार और टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में मुश्किल होगी, और इसके अलावा 11 अमेरिकी कंपनियों को चीन की अविश्वसनीय इकाई लिस्ट में डाल दिया गया है। ये जानकारी सरकारी चैनल सीसीटीवी ने दी है। चीन कुछ खास चीज़ों के निर्यात पर भी रोक लगा रहा है। ये चीज़ें हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सैमरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, स्कैंडियम आदि शामिल हैं। और ट्रंप ने कहा है कि चीन ने गलत कदम उठाए हैं, वो घबरा गए हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे वो सह नहीं सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद बाजारों का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। डाउ जोन्स 1679 पॉइंट नीचे गिरकर 40,545 तक चला गया, जो जून 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। और इसका असर भारत के शेयर बाजारों पर भी देखा गया है। अर्थशास्त्र के बड़े जानकार लॉरेंस एच समर्स ने इसे लेकर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप के आदेशों का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। आदेशों से निवेशकों में जो दहशत छाई है वो शेयर बाजारों में नजर आई। अमेरिका के तीनों प्रमुख शेयर सूचकांक नीचे चले गए। यही हाल यूरोप के बाजारों का रहा। अमेरिकी डॉलर का इंडेक्स भी नीचे नजर आया। अर्थशास्त्री और बाजार के बड़े जानकार भी ट्रंप के फैसलों से हताश हैं। चार्ल्स डब्ल्यू एलियट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और प्रेसिडेंट एमेरिटस एट हार्वर्ड लॉरेंस समर्स का कहना है कि ये दिन शेयर बाजार में 5 साल का सबसे बुरा दिन है। उन्होंने
एक्स पर पोस्ट किया है कि आमतौर पर जब कोई बैंक नाकाम होता है, कई महामारी फैलती है, तूफान आता है या कोई दूसरा देश कुछ करता है, तब शेयर बाजार में भूचाल आता है। लेकिन जिन नीतियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति गौरव महसूस करते हो, उनकी वजह से शेयर बाजार इस तरह का रुख दिखाए, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा वाकया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये बेहद खतरनाक है। लॉरेंस समर्स अर्थशास्त्र के बड़े जानकार हैं। टैरिफ के मुद्दे को लेकर ट्रंप की जिद पर वो पहले भी लिखते रहे हैं और अपने इंटरव्यूज में बोलते रहे हैं। शेयर बाजार ने जिस तरह से $3 ट्रिलियन का घाटा उठाया, उससे उनके जैसे अर्थशास्त्रियों की बातें सही साबित हो रही हैं, जो आगे के लिए भी सही संकेत नहीं है। अमेरिका की राजनीति में तूफान है, शेयर बाजारों में तूफान है और साथ ही देश के कई इलाकों में तबाही लाने वाला चक्रवाती तूफान भी आया है। कई लोग मारे गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। केंटुकी में जमीन में मिल चुकी ये इमारत बता रही है कि तूफान कितना भयंकर था। अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम में बुधवार और गुरुवार को तूफानों ने जमकर कहर ढाया। टेनेसी, इंडियाना और मिसौरी में कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। ओक्लाहोमा से इंडियाना तक तूफान का ऐसा जोर था कि कई जगहों पर तो मलबा हवा में 5 मील तक उड़कर कहीं और चला गया। अब तूफान शांत होने पर लोग बुरी तरह से तबाह इमारतों के मलबे को हटाने में जुटे हैं। टेक्सास से लेकर वेस्ट वर्जीनिया तक तूफान की दर्जनों चेतावनियां जारी की गई थी। कल कई जगह तूफान से बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। पूर्वोत्तर और कैंसा में कुछ देर के लिए तूफानी इमरजेंसी का ऐलान किया गया और वहां रहने वालों को हिदायत दी गई थी कि हालात जानलेवा हैं। वो फौरन सुरक्षित जगहों पर जाएं। और कैंसा के अलावा इलियाना, इंडियाना, मिसौरी और मिसिसिपी में भी तेज तूफान की चेतावनियां जारी की गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एलॉन मस्क कुछ महीनों में डीओजी को छोड़ सकते हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मस्क एक बेहतरीन शख्स है, लेकिन उनके ऊपर कई कंपनियों का जिम्मा है। मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स समेत कई कंपनियों के मालिक हैं। सरकार के साथ मस्क के भविष्य को लेकर वॉशिंगटन में पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है। और अब रिपोर्ट म्यांमार की तबाही पर, जहां हर तरफ मलबा फैला हुआ है। जैसे जैसे मलबा हट रहा है, शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूर दराज इलाकों से जब सही खबरें पहुंचेंगी तो आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान फिर शुरू हो गई है। भूकंप की वजह से इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। राजधानी नेपिताव का एयरपोर्ट भी कल से काम शुरू कर देगा। इस बीच जगह जगह मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 3000 से ज्यादा हो गई है। 4715 लोग जख्मी हुए हैं और 341 लापता हैं।
हताहतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि दूर दराज के तमाम इलाकों से अब तक सही जानकारी मिल ही नहीं पा रही। मांडले से लेकर राजधानी नेपिताव तक हजारों इमारतें गिरी पड़ी हैं। सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और कई पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जगह जगह इस तरह से बनाए गए अस्थायी अस्पतालों में जख्मी और बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। विदेशों से आए दल लोगों की मदद के काम में लगे हैं। मांडले में रूस के स्वयंसेवक अस्थायी अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहे हैं। भूकंप का असर तकरीबन 30 लाख लोगों पर पड़ा है। अशांति की वजह से देश के 2 करोड़ लोग पहले से ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और भूकंप ने उनकी तकलीफों को दोगुना कर दिया है। और आइए अब देखते हैं दुनिया की कुछ और खबरें कोने कोने से। तो सबसे पहले खबर सीरिया से, जहां के इदलिब शहर में लोगों ने इजरायली हमले के विरोध में फिर से प्रदर्शन किया है। इसमें 9 लोगों की मौत भी हो गई थी। सीरिया की सरकारी समाचार समिति सना के मुताबिक जो लोग मारे गए हैं वो आम आदमी थे, लेकिन ब्रिटेन से काम करने वाली द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो लोग मारे गए हैं वो दारा सूबे के हथियारबंद लोग थे। इजरायल ने कल रात सीरिया के 5 शहरों में 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। ये ठिकाने हमा के एयरबेस के पास थे। कहा जाता है कि तुर्की हमा में अपनी फौज रखने का इरादा कर रहा है। और गुरुवार को बोलिविया में सोने की खदान में जुटे 2 अलग अलग गुटों में लड़ाई हुई है। दोनों गुटों के पास डायनामाइट के गोले थे और डायनामाइट के धमाके से कई मजदूरों की मौत हो गई और कई अभी लापता हैं। अभी तक मलबे के नीचे से 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। यह हादसा बोलिविया की राजधानी लापाज से 150 किलोमीटर दूर एक शहर में एक खदान शिविर में हुआ।